हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर। ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड ये अब मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 5 लेक्चर वीडियो है उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है एंड रिसर्च कितने टाइप की होती है। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है, ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके साथ ही हमने समझा था कि एक अच्छी रिसर्च के फीचर क्या होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। एंड इसके साथ आखिरी टॉपिक जो यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया के जो रिसर्चर हैं वो क्या नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया था एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले लेक्चर वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जरूर एक बार देखिएगा क्योंकि इन लेक्चर्स को सीक्वेंस पे देखना बहुत जरूरी है। जब तक रिसर्च मेथोलॉजी नहीं समझ में आएगी तब तक आप रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। रिसर्च प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तो रिसर्च प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आएगी। एंड आज हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट है ना रिसर्च मेथोलॉजी, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, तो आपको जस्ट वो प्लेलिस्ट चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्यों प्रॉपरली डिफाइन करना, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करना क्यों जरूरी है एंड डिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू, व्हाट इज द टेक्निक वी विल यूज टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम मीनिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में जब मैं आपको रिसर्च का प्रोसेस पढ़ा रही थी, ठीक है, रिसर्च का जब प्रोसेस पढ़ा रही थी तो वहां पे 7 to 8 स्टेप होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। तो आपको याद है सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी रिसर्च में वो यही होता है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसको डिफाइन करना। ये सबसे पहला स्टेप एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम की यहां मैंने 3 डिफिनेशन लिखी है, तो एक बार पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, या कह लीजिए प्रॉब्लम है, या कह लीजिए वो डिफिकल्टी है विच नीड टू बी रिसर्च, यानी जिसको रिसर्च करने की जरूरत है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिसे एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, उसे कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम वो क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम है, वो डिफिकल्टी है जो रिसर्चर फेस करता है एंड उसको फिर क्या करता है, एनालाइज करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिसर्च करता है। दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन। अगली डिफिनेशन रिसर्च प्रॉब्लम की क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक है ना एंड ये वेल डिफाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च प्रॉब्लम है शुड नॉट बी इन वेग या ब्रॉडर सेंस में नहीं होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम यानी रिसर्च का जो टॉपिक होता है ना, दिस इज टू द पॉइंट, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, टू द पॉइंट होता है, वेल डिफाइन होता है, अच्छे से इसको डिफाइन किया जाता है। अभी मैं आगे स्टेप्स आपको बताऊंगी टेक्निक में। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज वेल डिफाइन, अच्छे से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम इसीलिए यहां पे लिखा है कि इट इज अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड इशू या क्वेश्चन या कह लीजिए प्रॉब्लम है, जिसका रिसर्चर क्या कर रहा है, आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रिसर्चर सीक्स टू इन्वेस्टिगेट थ्रू रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक, वो वेल डिफाइंड, वो इशू है या क्वेश्चन है जो रिसर्चर सीक्स टू इन्वेस्टिगेट, जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपनी रिसर्च के थ्रू। एंड इट इज द, बताया था ना, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
कोई भी रिसर्च यहीं से शुरू होती है, ठीक है। कोई भी रिसर्च का क्या डायरेक्शन होगा, क्या स्कोप होगा, क्या पर्पस होगा स्टडी का, ये यहीं से डिफाइन होता है, रिसर्च प्रॉब्लम से ही, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इसीलिए बहुत सोच समझ के डिसाइड की जाती है, राइट। एक और मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज सम डिफिकल्टी। ये वो डिफिकल्टी है जो रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इधर अ थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल सेटिंग में, एंड फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो दिस इज रिसर्च प्रॉब्लम, यही होती है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक। तो आई होप आपको रिसर्च प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल के साथ मैं और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो डॉक्टर होता है, अगर सपोज करिए किसी को फीवर वगैरह है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर को सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम डिफाइन करनी है ना। अगर किसी को फीवर है तो फीवर के रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता वायरल फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम भी अगर बॉडी में होती है तो उसका सिम्टम फीवर ही आता है, ठीक है। तो डॉक्टर को सबसे पहले क्या करना होता है, प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है, डायग्नोज करना होता है कि दिक्कत क्या है। फिर वो फीवर का रीजन जब पता चल जाता है, उसके बाद डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन शुरू करता है, ठीक है। तो ऐसे ही रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करें, क्योंकि प्रॉब्लम गलत डिफाइन हो गई तो आगे की रिसर्च तो गलत होनी ही है। तो ऐसे ही डॉक्टर ने अगर डायग्नोज गलत किया, डॉक्टर ने अगर प्रॉब्लम गलत डिफाइन कर ली, यानी फीवर का कारण क्या है ये अगर सही नहीं डायग्नोज हुआ, तो आगे फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसी की तरह रिसर्चर के केस में भी होता है कि प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आगे का जो डायरेक्शन है रिसर्च का, जो स्कोप है, ठीक है, डेटा किस टाइप का होगा, पर्पस क्या होगा, ये सब उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ऐसे ही डॉक्टर ने अगर सही डायग्नोज कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आगे के जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, कुछ और टेस्ट कराने होंगे या जो भी मेडिसिन होंगी वो फिर उसी के अकॉर्डिंग, जो भी प्रिकॉशन, जो भी फूड वगैरह लेना है वो फिर उसी के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो उसी की तरह रिसर्चर को भी बहुत सोच समझ के रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, ठीक। तो दिस इज रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ रिसर्च प्रॉब्लम कंपोनेंट, यानी रिसर्च की प्रॉब्लम के कंपोनेंट। रिसर्च की प्रॉब्लम में क्या क्या आता है, रिसर्च की प्रॉब्लम मतलब रिसर्च का जो टॉपिक होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कंपोनेंट है, क्या उसके पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है रिसर्च प्रॉब्लम का, दैट इज देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड। इसका मतलब क्या है कि हर रिसर्च में, ठीक है, हर रिसर्च में देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए जो रिसर्चर अटेन करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, इफ वन वांट्स नथिंग, अगर उसे कुछ नहीं चाहिए रिसर्चर को, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक रिसर्च का एक टॉपिक बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कोई रिसर्चर है, वो स्टडी करना चाहता है कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंस की स्टडी करना चाहता है, कस्टमर प्रेफरेंस फॉर फॉर कार्स, ठीक है। कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है कार्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, ऑफ टाटा कंपनी, ठीक है। टाटा कंपनी के तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल है मार्केट में, फोर व्हीलर की अगर मैं बात करूं बहुत सारे हैं मार्केट में, या मारुति के बहुत सारे हैं मार्केट में। तो कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, अगर इसकी स्टडी करनी है, या तो टाटा रखिएगा या मारुति रखिएगा इसमें। अगर हमारा टॉपिक है टू स्टडी द कस्टमर प्रेफरेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ऑफ टाटा कंपनी, ठीक है, ये अगर हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज सम ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य है। इसके थ्रू रिसर्चर जानना चाहता है कि आजकल मार्केट में कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या चाहता है, कौन सी गाड़ी, टाटा की कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, तो हर रिसर्च में देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो रिसर्चर अटेन करने की कोशिश करे, ठीक। तो ये पहला कंपोनेंट है रिसर्च प्रॉब्लम का। दूसरा कंपोनेंट क्या है, देयर मस्ट बी सम इंडिविजुअल या ग्रुप विच हैज सम डिफिकल्टी और द प्रॉब्लम, यानी रिसर्च प्रॉब्लम में कोई इंडिविजुअल होना चाहिए या ग्रुप होने चाहिए जिनकी ये प्रॉब्लम हो, ठीक है। देयर हैज टू बी सम इंडिविजुअल या ग्रुप जिनकी ये प्रॉब्लम हो, यानी रिसर्च किसी इंडिविजुअल या ग्रुप पे की जाए। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, एक एग्जांपल एक और रिसर्च का टॉपिक जैसे है टू स्टडी द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल इन एक्स कंपनी, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की स्टडी करनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, देयर इज इंडिविजुअल, ये कंपनी ने स्टडी कराई होगी, रिसर्च कराई होगी, तो देयर इज सम इंडिविजुअल या ग्रुप जिनकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये रिसर्च की जा रही है, ठीक। दूसरा कंपोनेंट हुआ। तीसरा कंपोनेंट रिसर्च प्रॉब्लम का क्या है कि देयर मस्ट बी एन ऑल्टरनेटिव वे, यानी देयर मस्ट बी एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव वन विशेस टू अटेन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का,
उसको अटेन करने के लिए देयर हैज टू बी ऑल्टरनेटिव वे, यानी अलग अलग रास्ते होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि केवल कोई काम करने का अगर एक ही रास्ता है तब तो उसमें कोई रिसर्च ही नहीं है ना, तब तो यानी वो काम यही होगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका एक ही ऑटोमोबाइल है मार्केट में, ठीक है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका कोई वाई मॉडल है मार्केट में, कोई वाई मॉडल है मार्केट में, कार है, तो यानी यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई कस्टमर एक्स कंपनी का कार ले रहा है तो वो वाई मॉडल ही लेगा और कोई मॉडल है ही नहीं मार्केट में। बट अगर कोई टाटा कंपनी, मारुति या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके कई मॉडल्स हैं, कई कारें हैं मार्केट में, तब वहां पे क्या है, ऑल्टरनेटिव वे है। कस्टमर तो इनमें से कोई भी चूज कर सकता है ना, उसकी प्रेफरेंस कुछ भी हो सकती है। तो वही है, रिसर्च में देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी सम एनवायरमेंट, यानी रिसर्च में देयर हैज टू बी सम एनवायरमेंट टू विच डिफिकल्टी पर्टेन, यानी रिसर्च में हमेशा कुछ एनवायरमेंट होना चाहिए जिसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो मैंने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वाला एग्जाम्पल बताया था, तो वो रिसर्च कहां होगी, वो रिसर्च होगी इस कंपनी में, जिस कंपनी की ये प्रॉब्लम है वहां पे ये रिसर्च होगी। ठीक है, तो दिस इज द एनवायरमेंट। अगर मैं वो जो कार वाला एग्जाम्पल बताई थी कि कस्टमर जो कार प्रेफरेंस की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनवायरमेंट क्या होगा, यहाँ पे एनवायरमेंट होगा मार्केट प्लेस। इसकी रिसर्च कहाँ की जाएगी, मार्केट प्लेस पे, ठीक है, जहां पे कस्टमर आ रहे हैं कार खरीदने के लिए। तो देयर हैज टू बी सम एनवायरमेंट, कुछ एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पे ये डिफिकल्टी एग्जिस्ट करती है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिसर्च प्रॉब्लम के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल, अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, उन्हें नहीं पता है कि मेरा फर्स्ट चैनल भी है एक, जिसपे आज की तारीख पे 2,60,000 सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए मैं अपने फर्स्ट चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, एंड 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड मेरा जो फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, एंड मेरा जो सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों ही चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब रिसर्च प्रॉब्लम चूज की जाती है, सिलेक्ट की जाती है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अगर आप एक रिसर्चर हैं, आपको रिसर्च करनी है, सपोज करिए आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, आखिरी लास्ट ईयर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, या आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करते समय, सिलेक्ट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। या आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करनी है, एमफिल कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम, जो सबसे पहला जो फैक्टर जिसे ध्यान में रखा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जिस प्रॉब्लम पे आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्लस योर क्वालिफिकेशन। जो रिसर्चर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, प्लस कितना खर्चा आएगा रिसर्च में, एंड कितना टाइम लगेगा। तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं जब रिसर्च की जाती है। जैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने जब एमबीए में रिसर्च की थी, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने फाइनेंस का एक टॉपिक लिया था, क्योंकि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक लेगा। तो रिसर्चर जो है सारी चीजें ध्यान में रखता है, इंपॉर्टेंस क्या है, जिस टॉपिक पे कर रहा है वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, रिसर्चर को कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसर्चर ध्यान में रखता है जब सिलेक्ट करता है, दैट इज द टॉपिक विच इज ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन। यानी वो टॉपिक जिसपे ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो चुकी है, जिसपे बहुत ज्यादा काम पहले ही हो रखा है, वो टॉपिक नॉर्मली नहीं चूज करना चाहिए। क्यों नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आप नया क्या ला पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑलरेडी वो जो टॉपिक जिसपे बहुत काम हो गया है, तो उसपे जो कुछ भी नया आना था, वो नया जो पॉइंट निकल के आ सकता था, वो सब आ चुके होंगे, तो आप कुछ न्यू उसमें ऐड ऑन करना बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, इसलिए बहुत ओवरडन टॉपिक नहीं करने चाहिए। प्लस बहुत कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए एक नॉर्मल रिसर्चर को। ठीक है, एक नॉर्मल रिसर्चर को ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी अवॉइड करना चाहिए। एंड जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, दैट शुड नॉट बी टू नैरो और टू वेग, यानी बहुत नैरो नहीं होनी चाहिए और बहुत वेग कि समझ में ही नहीं आ रहा है रिसर्च क्या चल रहा है, तो बहुत वेग भी नहीं होनी चाहिए। प्लस जो टॉपिक रिसर्चर सिलेक्ट करे उससे रिसर्चर क्या हो, फैमिलियर हो एंड उसका डेटा जो है फिजिबल हो। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, मैंने एमबीए में फाइनेंस के टॉपिक पे किया था क्योंकि फाइनेंस से मैं फैमिलियर थी, मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था, प्लस मैं एमबीए फाइनेंस कर रही थी, तो ऑलरेडी मैं काफी कुछ पढ़ रही थी, तो आई वॉज फैमिलियर विद दैट टॉपिक, इसलिए मैंने फाइनेंस का टॉपिक लिया। प्लस फिजिबल यानी डेटा फिजिबल हो, डेटा आपको अपनी रिसर्च करने के लिए जो डेटा चाहिए ना वो इजिली अवेलेबल हो। ठीक, जैसे एग्जांपल एक लेती हूँ कि मैं अगर सपोज करिए कोई मार्स, ठीक है, मार्स जो ग्रह है, ठीक है, उस पे कोई रिसर्च करूं, तो बताइए, ये एक तो मैं इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूं, प्लस इसका डेटा भी मुझे मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए रिसर्चर को हमेशा ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए, प्रॉब्लम ऐसी चूज करनी चाहिए जिससे वो फैमिलियर भी हो प्लस फिजिबल भी हो उसका डेटा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रिसर्चर प्रॉब्लम जो है, रिसर्च प्रॉब्लम चूज करते समय रिसर्चर को जो ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि रिसर्चर को पहले प्रिलिमिनरी स्टडी कर लेनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यानी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने से पहले रिसर्चर को थोड़ा सा उस पर अध्ययन कर लेना चाहिए, पढ़ाई कर लेनी चाहिए, इनिशियल तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसर्चर को ध्यान में रखना चाहिए जब रिसर्च प्रॉब्लम वो चूज करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम। जरूरत क्या है प्रॉब्लम को डिफाइन करने की, बताइए जरूरत क्या है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। डॉक्टर के लिए क्यों जरूरी है कि पहले डायग्नोज करे कि फीवर क्यों आ रहा है, क्या ये वायरल है या डेंगू है या मलेरिया है। क्यों डॉक्टर के लिए जरूरी है पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसके बाद मेडिकेशन करना, क्यों जरूरी है बताइए। बिकॉज एक बहुत कह लीजिए आपने बहुत सुना होगा ये सेइंग कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, और इसे मैं बहुत अच्छे से इस बात को मैं मानती हूं कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड या प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। यानी अगर आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, पहचान ली दिक्कत क्या है ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो गई। अगर डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर लिया कि दिक्कत क्या है, फीवर किस कारण से आ रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल है, फीवर किस कारण से आ रहा है, डॉक्टर ने अगर ये डायग्नोज कर लिया ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। अब डॉक्टर को केवल उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है, उसके अकॉर्डिंग अब पेशेंट को प्रिकॉशन वगैरह लेने हैं। ठीक है, तो वही इसी तरीके से रिसर्च में भी है, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड। अगर रिसर्चर ने अपनी प्रॉब्लम यानी जिस टॉपिक पर रिसर्च करना है वो अगर अच्छे से डिफाइन कर लिया, तो आधी प्रॉब्लम तो रिसर्चर की वहीं खत्म हो जाती है। ठीक, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एंड प्लस एक प्रॉपरली डिफाइंड जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है ना, अगर रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइंड होती है तो उससे क्या होता है, रिसर्चर क्या है, ट्रैक पे रहता है। मतलब रिसर्चर को कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि डेटा कैसा होगा, सैंपल डिजाइन क्या होगी, रिसर्च डिजाइन क्या होगी। तो रिसर्च प्रॉब्लम अगर प्रॉपरली डिफाइंड है तो रिसर्चर ट्रैक पे रहता है, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर वो रिसर्च करता है, मतलब सही ट्रैक पे करता है, भटकता नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन जो है, दिस इज द स्टेप ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कह लीजिए मोस्ट एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी कह लीजिए अगर गलत वो पकड़ ली तो फिर क्या होगा, पूरा रास्ता गलत हो जाएगा। बट पहली सीढ़ी अगर सही है तो आगे चल के सब सही होगा ना। तो उसी तरीके से अगर प्रॉब्लम सही डिफाइन कर ली तो आगे रिसर्चर का काम स्मूथ हो जाएगा। ठीक, प्लस ये वाली जो लाइन है ना, इसको तो लिखिएगा ही एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे बहुत मानती हूँ कि अ प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। यानी अगर प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर ली ना कि दिक्कत क्या है, ठीक है, तो आधी दिक्कत तो वहीं खत्म हो जाती है। अगर हमें ये समझ में आ गया ना कि हमारे में दिक्कत क्या है, तो आधी दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है। अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ, मुझे क्यों लेजीनेस आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि कारण क्या है मेरी लेजीनेस का, क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, अगर मुझे ये कारण समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ये जो लाइन है ना, ये आपके लाइफ के लिए भी एक मतलब कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिसर्चर के लिए तो जरूरी है, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। ठीक,
चलिए हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम टेक्निक। यानी अब प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करेंगे। हमने ये सब पढ़ लिया कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम डिफाइन करते समय क्या बातें ध्यान में रखते हैं, प्रॉब्लम जो डिफाइन करते हैं उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब टेक्निक क्या यूज करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करने का वो ये होता है, स्टेट द प्रॉब्लम इन जनरल वे। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करने का। प्रॉब्लम डिफाइन करना मतलब रिसर्च का जब टॉपिक डिसाइड करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, स्टेट द प्रॉब्लम इन जनरल वे। यानी ब्रॉडर जनरल वे में सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करना, लिखना। ठीक है, जैसे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, टू स्टडी द कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, हमने वेग वे में बस ये डिफाइन कर लिया, क्योंकि मुझे अगर एग्जांपल लेते हैं, मुझे मार्केटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं मार्केट में मुझे सर्वे करने का मन है। ठीक है, तो मैंने टॉपिक ले लिया टू स्टडी द कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, मैं केवल कंज्यूमर प्रेफरेंस की स्टडी करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये वेग नहीं कहेंगे, जर्नल वे, एक ब्रॉड वे में मैंने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया। ठीक है, टू स्टडी द कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप क्या है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम समझना कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, एंड इसको समझने के लिए थोड़े से हमारे से जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, हमारे जो गाइड हैं या जिनको इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है ना, उनसे थोड़ा सा डिस्कस करें और नेचर ऑफ प्रॉब्लम समझें। ठीक है, जैसे अब कंज्यूमर प्रेफरेंस स्टडी करनी है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस किस चीज की, कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑटोमोबाइल की या कोई दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल की भी, अब ऑटोमोबाइल की तो बहुत सारी कंपनीज है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का करना है कि जनरल वे में करना है, तो वो सब समझना। ठीक है, कि हम किसी टाटा कंपनी या मारुति कंपनी के ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, या हम जर्नल कोई भी ऑटोमोबाइल में कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वही है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद तीसरा स्टेप है सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। यानी इस टॉपिक पे पहले अगर कुछ काम हुआ है, ठीक है, जो मैं टॉपिक ऐसे अभी मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूं, तो इस टॉपिक पे अगर पहले कुछ काम हुआ है, पहले से कुछ स्टैब्लिश कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, तो उनको स्टडी किया जाएगा इस स्टेप में। तीसरे में सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरीज पहले से हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको स्टडी करना, ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप क्या है, डेवलपिंग द आइडिया थ्रू डिस्कशन। अगला स्टेप क्या है, डेवलपिंग द आइडिया थ्रू डिस्कशन। यानी अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो हमने टॉपिक अब सोचा है लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, ये जो टॉपिक हमने सोचा है, अब इसको हम और ज्यादा कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इससे निकालने की कोशिश करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। अपने कलीग्स जो हमारे साथ के रिसर्चर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, अपने गाइड से रिसर्च का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ये करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, एंड फाइनली उसके बाद पांचवें स्टेप में हमने डिस्कशन कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ब्रॉडर वे में डिफाइन कर लिया, जो प्रॉब्लम है उसके नेचर को समझने की कोशिश की। सारे काम करने के बाद नाउ वी सिट अगेन एंड रीडिफाइन द प्रॉब्लम। फिर से हम बैठेंगे एंड अब हमने ये सारे काम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, पहले के कंपेयर में अब हमारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, अब हमारी हमारे टॉपिक को लेके ज्यादा समझ है। तो नाउ वी रीफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम, अब अपनी प्रॉब्लम को हम रीफ्रेज करेंगे, फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप विच इज फॉलोड इन केस ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में ये सिंपल से 5 स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिसर्च प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से बुक से भी पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।